बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आइडेंटिफिकेशन परेड या शनाख्त परेड। इसकी जो रेलिवेंट प्रोविज़न है वो QSO 1984 में आर्टिकल 22 है। अब शनाख्त परेड किस लिए होती है, शनाख्त परेड कैसे की जाती है और कौन कौन से प्रिंसिपल्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो जो QSO 1984 का आर्टिकल 22 है वो आपको शनाख्त परेड के प्रोसीजर के बारे में कुछ नहीं बताता, जस्ट इतना बताता है कि जो आइडेंटिफिकेशन परेड है वो आपके रेलिवेंट टू फैक्ट इन इशू को इंट्रोड्यूस करवाती है। दो किस्म के फैक्ट्स होते हैं, एक फैक्ट्स इन इशू होते हैं और एक रेलिवेंट फैक्ट्स इन इशू होते हैं। तो ये जो आइडेंटिफिकेशन परेड है, आइडेंटिटी ऑफ एन एक्यूज्ड है, ये सिर्फ़ और सिर्फ रेलिवेंट फैक्ट को इंट्रोड्यूस करवाती है। अगर आपने उसके रूल्स, उसके प्रिंसिपल और वो कैसे कंडक्ट की जाती है उनके बारे में आपने पता करना है तो आपको आर्टिकल 22 के साथ पार्ट C ऑफ हाई कोर्ट रूल एंड आर्डर्स वॉल्यूम 3 को भी साथ पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके आप इसके प्रोसीजर, इसके रूल्स और इसके तरीक़ाकार को समझ सकेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से प्रिंसिपल्स आइडेंटिफिकेशन परेड में इन्वॉल्व होते हैं। तो आइडेंटिफिकेशन परेड जो है सबसे पहले तो ये उस सूरत में होगी जब आपका जो अक्यूज़्ड है वो स्ट्रेंजर है, यानी कि अक्यूज़्ड स्ट्रेंजर हो। अब ये स्ट्रेंजर अक्यूज़्ड कैसे पता चलेगा? फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बंदे ने मुझे नॉमिनेट किया है एज एन अक्यूज़्ड और वो मुझे जानता भी है। तो जब आइडेंटिफिकेशन परेड होती है तो वो कहता है कि जी ये बंदा है जिसने जो अक्यूज़्ड है। अब वो मुझे जानता भी है, पहले से जानता है, तो उससे पूछा जाएगा कि भाई जब आप पहले उसे जानते हो तो आपने पहले उसे नामज़द क्यों नहीं किया, आपने स्ट्रेंजर क्यों लिखवाया? तो इट मीन्स कि वो झूठ बोल रहा है। अब स्ट्रेंजर को समझने के लिए एक और चीज़ ज़रूरी है कि जो आपका विटनेस है उसने ना जुर्म से पहले उस बंदे को देखा हो और ना ही जुर्म के बाद उस बंदे को देखा हो। तो और वो ये कहे कि हाँ मैं उसको देखूँगा तो पहचान लूँगा। तो सबसे पहला रूल जो है कि आपका जो अक्यूज़ है वो स्ट्रेंजर होना चाहिए। नॉन पर्सन के लिए आइडेंटिफिकेशन परेड नहीं होगी। सेकंड थिंग है टाइम। टाइम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। टाइम कैसे इम्पोर्टेंट है कि जो इंसान की यादाश्त है वो जल्द फेड हो जाती है। अब जो इंसान की यादाश्त के जल्द फेड हो जाने की वजह से इस आइडेंटिफिकेशन परेड को एज़ सून एज़ पॉसिबल अंजाम देना चाहिए। अगर वो 10 से 15 दिन के बाद होती है तो उस आइडेंटिफिकेशन परेड की इतनी वैल्यू नहीं होती जितनी के 10 से 15 दिन के अंदर अंदर हो जाने वाली परेड की होती है। तो टाइम इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट थिंग है जो इसका मेन चीज़ है वो है डमीज़। अब जब भी आपने आइडेंटिफिकेशन परेड करवानी है तो यू हैव सम डमीज़ आल्सो। अब डमीज़ क्या होगी? फॉर एग्ज़ाम्पल, ए जो है वो अक्यूज़्ड है। अब इसके साथ आपने 4 बंदे या जितने मर्ज़ी आप और ऐड कर लें जो कि आपको नोन हो, बी का भी आपको पता हो, सी का भी पता हो, डी का भी पता हो, ई का भी पता हो कि जब जुर्म हुआ तो ये लोग उस जगह पर नहीं थे, या जिनका आपको श्योर हो कि इन्होंने तो वो जुर्म नहीं किया। इनमें ये कैदी भी हो सकते हैं, ये पुलिस वाले भी हो सकते हैं, ये कोई भी हो सकते हैं। तो जब भी आपने आइडेंटिफिकेशन परेड करवानी है तो अकेले अक्यूज़्ड की आइडेंटिफिकेशन परेड नहीं होगी, अक्यूज़ के साथ
कुछ डमीज़ भी होंगी ताकि जो आपका विटनेस है उसकी आइडेंटिफिकेशन को वेरीफाई किया जा सके कि आया ये सही विटनेस है या कि ये गलत गवाही दे रहा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि वो आई विटनेस होना चाहिए। जो भी आइडेंटिफिकेशन परेड करेगा वो मफरूज़े पे नहीं करेगा, उसने वो जुर्म होते हुए देखा होना चाहिए, तभी वो जाके आइडेंटिफिकेशन परेड कर सकेगा। अब इस आइडेंटिफिकेशन परेड का प्रोसीजर क्या होगा? प्रोसीजर आपको मिलेगा पार्ट सी ऑफ हाई कोर्ट रूल एंड ऑर्डर वॉल्यूम 3 में। प्रोसीजर ये होगा कि सबसे पहले उन तमाम बंदों की एक लिस्ट बनाई जाएगी जो कि डमीज़ हैं और जो सस्पेक्टेड हैं। डमीज़ और सस्पेक्टेड की एक लिस्ट बनाई जाएगी और उसी तरह की ही एक लिस्ट विटनेस की भी बनाई जाएगी। अब जो डमीज़ और सस्पेक्टेड की लिस्ट है वो हो सकता है 1 2 3 4 5 6 7 तक हूँ, और जो लिस्ट ऑफ विटनेस है वो हो सकता है ABC हूँ। इन दोनों की एक लिस्ट बनाई जाएगी। सेकंड में आ जाएंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो मुजरिम होते हैं, मुजरिम का चेहरा दूर से ही पहचाना जाता है कि जी ये मुजरिम है। उनको कुछ ज़ख्मों के निशान लगे होते हैं जो उनका आइडेंटिफिकेशन मार्क भी हो सकता है। अब अगर एक बंदे का कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क है, फॉर एग्ज़ाम्पल चेहरे पे है या कहीं और है, तो उस आइडेंटिफिकेशन मार्क को हाइड किया जाएगा। अब जिस तरह एक बंदे का आइडेंटिफिकेशन मार्क हाइड किया जाएगा, उसी तरह से ही सबके फेस पे सेम तरीक़ाकार अपनाया जाएगा ताकि सब एक जैसे लगें। अब इसके पीछे पर्पस क्या है कि आइडेंटिफिकेशन मार्क को आप हाइड कर दें। अब आप आइडेंटिफिकेशन के लिए जाते हैं, अगर किसी के चेहरे पे ज़ख्म का निशान है या कोई आपसे को चेहरे से ही लगता है कि ये मुजरिम है, तो आप फ़ौरन क्या देंगे जी कि ये मुजरिम है। तो ऐसी चीज़ से बचने के लिए, गलत बंदे को नॉमिनेट होने से बचाने के लिए आप आइडेंटिफिकेशन मार्क उसका हाइड करेंगे, और जिस तरह आपने उसका आइडेंटिफिकेशन मार्क हाइड किया है ऐसी ही शक्ल व सूरत आप सबकी बना देंगे जिनमें आपके डमीज़ और सस्पेक्ट्स शामिल होंगे। अब उनमें से वो अगर चूज़ करेगा कि फ़लाँ मुजरिम है, तब वो जाके सही गवाही उसकी तसव्वुर होगी। नेक्स्ट आ जाएगा कि ये कंडक्ट कौन करेगा। जितना भी ये प्रोसीजर होगा आइडेंटिफिकेशन परेड का, ये कंडक्ट करेगा मैजिस्ट्रेट। अब इसके कंडक्ट की जगह जेल भी हो सकती है या कोई एनी अदर प्लेस भी हो सकती है, थाना भी हो सकता है, एनी अदर प्लेस, कोई भी प्लेस हो सकती है। आगे जो प्रोसीजर अडॉप्ट होगा, आपने डमीज़ की सस्पेक्टेड की लिस्ट बना ली, विटनेस फॉर एग्ज़ाम्पल एक से ज़्यादा हैं तो उनकी भी लिस्ट बना ली। अब ये होगा कि जो विटनेस हैं, जितने भी विटनेस हैं, एक तो वो एक एक करके उनको डमीज़ और सस्पेक्टेड के सामने लाया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले ए को लेकर गए। अब जब वो आइडेंटिफाई कर लेगा मुलजिम को, उसके बाद वो दोबारा वापस बी और सी के पास नहीं जाएगा। उसको दोबारा दूसरे विटनेस से मिलने की इजाज़त नहीं होगी, क्योंकि अभी इन दोनों ने उनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए जाना है। सेकंड, अगर वो जब अक्यूज़ को ए आइडेंटिफाई कर लेगा, उसके बाद उससे पूछा जाएगा कि भाई व्हाट वाज द रोल ऑफ अक्यूज़ इन द क्राइम, कि जो भी सस्पेक्ट आपने आइडेंटिफाई किया है उसका इस जुर्म में क्या रोल था। अगर ये इसलिए पूछा जाता है कि ए को वेरीफाई करने के लिए, ये सारा प्रोसीजर इसीलिए है कि कहीं कोई गलत बंदा ना फंस जाए। अब 1 बाय 1 विटनेस को लाया जाएगा, A, B, C, और इनको आपस में मिलने
नहीं दिया जाएगा आफ्टर आइडेंटिफिकेशन, ताकि ए बी को आके ना बता दे, बी सी को आके ना बता दे कि भाई वो फलाना लम्बा सा जो है ना वही मुल्ज़िम है। उसके बाद अक्यूज़ के पास ये राइट है कि वो ऑब्जेक्ट करे। क्या ऑब्जेक्ट करे? अक्यूज़ के पास ये राइट अवेलेबल है कि वो कहे कि मैं तो जी ए को पहले से जानता हूँ या ए मुझे पहले से जानता है। और जब अक्यूज़ ये ऑब्जेक्ट करेगा उसके बाद ए बी या सी जिसको वो ऑब्जेक्ट करेगा उसकी जो गवाही होगी वो काबिल कबूल नहीं होगी, क्योंकि अगर सबसे पहली चीज़ जो हमने पढ़ी कि अक्यूज़ जो है वो स्ट्रेंजर होना चाहिए। अगर अक्यूज़ स्ट्रेंजर नहीं है तो आइडेंटिफिकेशन परेड का कोई मकसद नहीं है। इसी तरह ही जिस तरह इनको वन बाय वन लाया जाएगा, इसी तरह ही इन विटनेसेस को अलाउ नहीं होगा कि वो आइडेंटिफिकेशन परेड से पहले मुल्ज़म से कोई कम्युनिकेशन करें। उनको ये अलाउ नहीं होगा कि वो मुल्ज़म से कम्युनिकेट कर सकें। डिफ़ाइन पार्टिकुलर रोल, ये मैंने पहले बता दिया कि जो भी विटनेस मुल्ज़म को आइडेंटिफाई करेगा वो उसका पार्टिकुलर रोल जो है वो डिस्क्राइब करेगा, तभी जाके उसकी जो गवाही होगी वो काबिल कबूल होगी। अब ये जो आइडेंटिफिकेशन परेड है ये होती कैसे है? ये पर्सनली भी हो सकती है जिस तरह के ये प्रोसीजर मैंने आपको बताया। सेकेंडली ये मॉडर्न डिवाइसेस से भी हो सकती है, फॉर एग्ज़ाम्पल सीसीटीवी से, या और जो मॉडर्न डिवाइसेस आजकल बहुत ज़्यादा आ गए हैं उनसे भी हो सकती है। और थर्डली एंड लीस्टली डॉग सर्चर्स, जो सर्च वगैरह की जाती हैं कुत्तों की मदद से, तो वो भी आइडेंटिफिकेशन परेड ऐसे भी हो सकती है। अब सवाल ये पूछा जाता है मोस्टली कि जो आइडेंटिफिकेशन परेड है इसकी एविडेंशियली वैल्यू क्या है। अब वैल्यू में अगर आप आएँ तो दो किस्म के फैक्ट्स होते हैं, फैक्ट्स इन इशू, फैक्ट्स रेलिवेंट टू इशू। फैक्ट्स इन इशू वो होते हैं जो डायरेक्टली किसी भी क्राइम में इन्वॉल्व होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ए अगर बी को मार रहा है तो इसमें जो फैक्ट इन इशू होंगे कि ए बी को डंडे से मार रहा है, ए बी की डेथ का काज बना, ए की इंटेंशन थी कि उसने बी को मार दिया। और फैक्ट रेलिवेंट टू इशू क्या होंगे? फैक्ट रेलिवेंट टू इशू क्या होंगे कि ए ने प्लानिंग की बी को मारने की, तो ये फैक्ट रेलिवेंट टू इशू होंगे। अब ये जो आपकी आइडेंटिफिकेशन परेड है ये आपके फैक्ट्स रेलिवेंट टू इशू को इंट्रोड्यूस करवाती है। जब एक बंदा नामज़द हो गया, फॉर एग्ज़ाम्पल एक नामालूम ए जिसका अभी पता नहीं है कि ये कौन है, वो नामज़द हो गया कि इसने बी को मारा है। अब ए का पता नहीं है हमें, तो ये हमारा हो गया फैक्ट रेलिवेंट टू इशू। अगर ए का पता है तो वो फैक्ट इन इशू होगा। अब ए का पता नहीं है, ए का पता करने के लिए हमें आइडेंटिफिकेशन परेड करवानी पड़ेगी कि ए कौन है। तो आपकी जो आइडेंटिफिकेशन परेड है वो फैक्ट रेलिवेंट टू इशू को इंट्रोड्यूस कराती है कि ये आपका मुल्ज़िम है। तो इसकी एविडेंशियरी वैल्यू भी ऐसी ही होगी, सेम फैक्ट रेलिवेंट टू इशू वाली। अब इसका ये मतलब नहीं है कि बंदा आइडेंटिफाई हो गया तो वो उसी ने जुर्म किया है। जब बंदा आइडेंटिफाई होगा तो वो एक मुल्ज़िम बनेगा। मुल्ज़िम बनने के बाद उसके पास पूरे का पूरा राइट होगा कि वो अपनी सफाई पेश कर सके। उसके बाद पूरे का पूरा ट्रायल होगा, तभी जाके आप उसको मुजरिम साबित कर सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन परेड का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि उसको इस आइडेंटिफिकेशन परेड पर सज़ा सुना दी जाए। जब तक उस पर वो जुर्म दूसरे किसी एविडेंसेस से साबित नहीं होगा, पूरे ट्रायल में साबित नहीं होगा, तब तक उसको मुजरिम तस्वर नहीं किया जाए।
आइडेंटिफिकेशन परेड जो है उसका यही पर्पस होगा कि वो फैक्ट रेलिवेंट टू इशू को इंट्रोड्यूस करवाएगी। तो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा कि आइडेंटिफिकेशन परेड होती क्या है, इसके जो प्रिंसिपल्स हैं वो क्या हैं, इसका प्रोसीजर क्या है और ये कैसे कैसे की जा सकती है। थैंक यू। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर हाज़िर होऊंगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।